डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग पीएच मान के बारे में अध्ययन किए। पीएच क्या होता है, ठीक है, उनके डेफिनेशन के बारे में अध्ययन किए। अब उससे संबंधित उस दिन आप लोग को एक न्यूमेरिकल बताए थे, अब 4 फार्मूला हम बताए थे। चारों फार्मूला पे एक हम लोग न्यूमेरिकल जान लें, अच्छा होगा, क्योंकि इससे संबंधित हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए। और पीएच से तो एक क्वेश्चन आएगा, 100% हम बता रहे हैं। यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन पीएच से संबंधित आता ही है, इसलिए इसे बढ़िया से तैयारी करेंगे। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो पहला इसमें क्वेश्चन देखेंगे, क्या बुक में दिया है। बुक में इस पहले क्वेश्चन का देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.0 × 10⁻⁻19 मोल प्रति लीटर है, ठीक है। तो विलयन का पीएच मान बताइए और उनकी प्रकृति बताइए। दिया है एक कोई विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो दिया है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H+ दिया है, ठीक है। 1.0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर दिया है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कोई विलयन है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतना दिया है। अब पूछ रहा है इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। पीएच क्या करना है, पीएच ज्ञात करना है। और इसका नेचर, इसका प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो आप लोग को हम फार्मूला बताए थे कि -log पीएच बराबर होता है, पीएच बराबर होता है -log 10 पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये एक फार्मूला हम बताए थे आपको, इसी फार्मूला को लगेगा, ठीक है। देखिए कैसे, अब इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को यहाँ पे हम भरेंगे, ठीक है, इस मान में। तो हो जाएगा पीएच बराबर -log 10 पर, ये हो जाएगा 1.0 × 10⁻⁹9, ठीक है, मोल पर लीटर होगा। अब क्या करेंगे, इस लाख का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये होगा -log 10 पर पावर 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, log 10 पर 10 पर -9 ये होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें log 10 पावर 1 का मान जो होता है, log 10 पावर 1 का मान जो होता है 0 होगा, ठीक है। और इसका मान जो हो जाएगा वो -9 हो जाएगा, इसका मान जो होगा -9 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये +9 होगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट टूटेगा, हटा दें, हाँ, ये माइनस हो जाएगा, सर माइनस हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। नहीं कहीं गलत किए, अच्छा ये माइनस होता है, इधर जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ पे +9 आएगा, +9 आएगा, ठीक है, +9 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। पीएच बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और इसकी प्रकृति जो होगी क्षारीय होगी, क्या होगी, क्षारीय, क्या होगी, क्षारीय होगी। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया। प्रकृति जो होगा क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से अधिक अगर पीएच मान निकलता है तो क्षारीय होगा, 7 से कम निकलता है तो अम्लीय होगा, अगर 7 है तो उदासीन होगा, तो ये क्षारीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या होगा। अगला जो दिया है, अगला जो दिया है देखेंगे कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। दिया है कोई विलयन है और उस विलयन का पीएच मान 5 है,
तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है। देखेंगे पीएच मान जो है वो 5 दिया है और क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है। अब ये फार्मूला लगाएंगे, वही वाला फार्मूला। तो देखेंगे कि पीएच बराबर होता है -10 पर हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ये फार्मूला होता है। तो इसका मान तो दिया है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा -10 पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जब बटा के रूप में इसको लिखा जाए सर, ये जो होगा ये पावर के रूप में चला जाएगा इधर, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के रूप में यहाँ पे चले, हाइड्रोजन आयन को इधर कर देंगे और इधर इसको पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पर -5 हो जाएगा, 10 पर -5 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पर -5 होगा। तो ये आया इसका आंसर ये होगा, ठीक है। या ये इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.0 × 10 पर -5 भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर होगा। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। दिया है किसी विलयन का पीएच मान जो है क्या है, 3 है, तो पीओएच का मान पूछ रहा है, पीओएच का मान पूछ रहा है। दिया है किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो पीओएच का मान ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, इससे संबंधित भी हम एक फार्मूला बताए थे कि हाइड्रोजन आयन की, एक सेकेंड, हाँ, इससे संबंधित एक फार्मूला जो हम बताए थे वो था बताए थे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर इंटू हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता बराबर होगा 1.0 × 10 पर -14। एक ये भी फार्मूला आप लोग लिख लेंगे, ये भी एक फार्मूला लिख लेंगे। 3 बनाए थे कि ये हो गया, 4 फार्मूला हो गया, 30 फार्मूला पे ये आएगा। देखेंगे कैसे होगा। पहले हम लोग इसको चेंज कर दें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के रूप में। अगर पीएच 3 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के रूप में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पर -3, क्या हो जाएगा, 10 पर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके मान को भरा जाए, ठीक है, इसके मान को भरा जाए तो ये होगा 10 पर -3 हो जाएगा इंटू OH आयन, ठीक है, OH आयन है, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 1.0 × 10 पर -14, ठीक। ये हो जाएगा OH माइनस बराबर 1.0 × 10 पर -14 बटा, ये नीचे आ जाएगा तो नीचे आएगा तो 10 पर -3 हो जाएगा। अब इसको ऊपर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा प्लस होगा तो 1.0 × 10 पर यहाँ पे आएगा तो प्लस होगा, तो -14 में से +3 घटेगा तो कितना होगा, तो 11 होगा, कितना होगा, 11 होगा, यानी OH का, ठीक है, हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता इतना होगा। अब POH निकालेंगे तो POH निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, POH बराबर हो जाएगा -ln, ठीक है, OH, ये, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसका मान यहाँ पर भर देंगे तो -ln 10 होगा ना, 10 छोड़ रहा है, 1.0 × 10 पर -11, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट आंसर इसका बता दे रहे हैं, -11 है तो 11 आ जाएगा इसका, POH कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी 11 आ गया तो इसकी प्रकृति
क्या होंगे, क्षारीय होगी, क्या होगी, क्षारीय होगी। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, क्या होगा आंसर ये रहा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो दिया है कि यदि किसी विलयन का पीएच का मान 6.5 है, पीओएच का मान ज्ञात कीजिए, पीओएच का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक भूल गया था, पिछले वाले में जो ज्ञात करना था OH माइनस की सांद्रता ज्ञात करना था, माफ कीजिएगा। इसमें जो पिछले वाला क्वेश्चन हम बताए थे, जो पीएच दिया था, पीएच दिया था 5 और ज्ञात क्या करना है, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात करना था। ठीक है, हम भूलकर POH लिख दिए थे, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर अगला देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो है किसी विलयन का पीएच मान जो है, पीएच मान जो है 6.5 दिया है और POH ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला एक बताए थे कि पीएच एक फार्मूला बताए थे, पीएच प्लस POH बराबर 14 होता है। ठीक है, ये फार्मूला एक बताया था आप लोग। ठीक है, तो इसका मान इसमें भर दिया जाए तो ये 6.5 हो जाएगा प्लस POH होगा। ठीक है, बराबर 14 होगा। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, POH बराबर हो जाएगा 14 माइनस 6.5। अब इसमें से घटा देंगे, जितना घटाएंगे उतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 6, इसमें से घटेगा तो 5 यानी 7.5 आता है। ठीक है, तो POH का मान कितना हो गया 7.5, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये रहा, हर एक फार्मूला पे एक क्वेश्चन हम बता दिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व है, इनके बारे में जानेंगे। देखिए, ये 2019 में यूपी बोर्ड के 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस साल के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीच में 2020 में तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए दैनिक जीवन में पीएच का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और कौन से क्षेत्र में है, तो पहला देखेंगे, पहला हमारे पाचन तंत्र का, पहला हमारे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र में आप लोग को हम बताए थे कि जब भोजन अमाशय में पहुंचता है, पाचन तंत्र का वाला टॉपिक याद रखिएगा। जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में एक अम्ल का स्रावण होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl। ठीक है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण होता है। ठीक है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा स्रावित हो जाता है अमाशय में, तो पेट में जलन होने लगती है। ठीक है, जिसके वजह से हाइपर एसिडिटी बन जाती है, हाइपर एसिडिटी बन जाती है, पेट में जलन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, कभी कभी ये ऊपर तक चढ़ जाता है तो गले में भी जलन होने लगती है, इसी को हम एसिडिटी कहते हैं अथवा हाइपर एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, इसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए हम बाहर से एंटासिड नामक केमिकल पदार्थ लेते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ लेते हैं जिसका प्रकृति जो होता है क्षारीय होता है। ऐसे पदार्थ को अगर लिया जाए तो इसकी जो सक्रियता होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वो सक्रियता
सक्रियता कम हो जाती है, यानी उदासीन की अवस्था में आ जाता है, क्योंकि क्षार और अम्ल जो है आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण की क्रिया करते हैं। इसलिए हम बाहर से एंटासिड लेते हैं, जैसे हम लोग इनो लेते हैं, इनो जो है वो एंटासिड होता है, इनो लेते हैं जिससे पेट की जो एसिडिटी बनी है वो कम हो जाती है, यानी इसकी सक्रियता क्या होती है, कम हो जाती है। तो देखेंगे एसिडिटी को कम करने के लिए अन्य भी कौन कौन से पदार्थ लेते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको लिया जाता है, इसको पानी में थोड़ा सा घोल कर अगर पी लिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सक्रियता घट जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये भी एंटासिड का काम करता है। मैग्नीशियम जो हाइड्रॉक्साइड है ये भी एंटासिड का काम करता है, जो पेट की एसिडिटी, पेट में बने हुए एसिडिटी को कम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये क्षारीय नेचर का होता है, देख सकते हैं क्षारीय नेचर का होता है, और ये क्या है, अम्लीय नेचर का। ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो उदासीनीकरण की क्रिया होगी, न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होगी, जिनके वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, ठीक। अगला जो इसका है, अगला जो महत्व देखेंगे, दूसरा जो महत्व है वो है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय है। देखेंगे जो हम लोग की दांत होती है, दांत में एक विशेष भाग होता है जिसे इनेमल कहा जाता है। इनेमल दांत का सबसे कठोर हिस्सा होता है, बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। और यह इनेमल जो होता है कैल्शियम युक्त एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट, ठीक है। जो दांत का इनेमल भाग होता है बहुत ही मजबूत होता है। दांत के इनेमल जो है कैल्शियम युक्त रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट है, और इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये रहा इसका, ये अणुसूत्र हुआ कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट जो है, इसका ये अणुसूत्र है, जो कि इनेमल इसी से मिलकर बना होता है, बहुत मजबूत होता है। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग कुछ ऐसे पदार्थ खा लेते हैं मीठा, जो कि दांत में जाता है और दांत के साथ चिपक जाता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है, और फर्मेंटेशन की क्रिया होता है, किण्वन की क्रिया होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं, लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। और यही लैक्टिक एसिड क्या करता है, जब बन जाता है तो मुंह के अंदर पाए जाने वाले जो लार होता है उसका पीएच मान घट जाता है। पीएच मान लगभग 5 से कम हो जाता है। जब 5 से कम हो जाता है पीएच मान, तो दांत के अंदर कैविटी बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही बैक्टीरिया इस इनेमल भाग को नष्ट कर देते हैं। इस इनेमल भाग को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, और दांत के अंदर कैविटी बन जाती है, जिससे दांत में बदबू आने लगती है, बैक्टीरिया अधिक विकसित होते हैं, और फिर दांत में बहुत ही दर्द होता है, ठीक है। इसलिए इस लैक्टिक एसिड या दांत में जो भी अम्लीयता बढ़ती है उसको कम करने के लिए हम दंत मंजन का उपयोग करते हैं। और दंत मंजन जो होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। कैसा होता है, क्षारीय नेचर।
याद रखिएगा, दंतमंजन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जब उसको हम लोग करते हैं तो फिर इसकी अम्लीयता और इसकी क्षारीयता दोनों मिलती है, तो उदासीनीकरण की क्रिया होती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और कैविटी नहीं बनती है। तो इस प्रकार दांत को क्षय करने में, नष्ट करने में पीएच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब पीएच घटता है तभी जाकर ये कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट जो होता है ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। यानी दांत के इनेमल भी धीरे धीरे वो भी नष्ट होने लगता है, जिससे कैविटी बनने लगती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भोजन करने के बाद कभी भी मुंह में पानी डालकर उसे बढ़िया से कुल्ला कर लेना चाहिए, सफाई कर लेनी चाहिए दांत को, ताकि उस दांत में किसी भी प्रकार के भोजन के कण न फंसे। अगर फंसे रहेंगे तो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया होंगे तो लैक्टिक एसिड बनाएंगे, लैक्टिक एसिड बनेगा तो पीएच मान घटेगा, पीएच मान घटेगा तो दांत के अंदर कैविटी बनेगी, बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए दांत की सफाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला महत्व क्या है। अगला महत्व जो है वो है अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव। तीसरा, अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव। अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव देखेंगे कि आज के दैनिक जीवन में हम लोग विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न प्रकार के मशीनों का उपयोग करते हैं, और इन मशीनों से बहुत ही हानिकारक पदार्थ निकलते हैं गैसों के रूप में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये सभी गैसें निकलती हैं। और ये सभी गैसें जब ऊपर जाती हैं और वर्षा जब होता है तो वर्षा के जल के साथ ये आसानी से क्रिया कर लेती है और अम्ल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अम्ल का। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। जैसे देखिए H2O प्लस CO2 ये आपस में क्रिया करता है, जो H2CO3 बनाता है, ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड अम्ल है, ठीक है। उसी तरह अगर ये देखेंगे SO3 जो होता है ये जल के साथ क्रिया करता है तो H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो अम्ल बनता है और वही अम्ल जब वर्षा के जल के साथ गिरता है तो ऐसे वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा होने के कारण मिट्टी की जो पीएच मान होता है वो भी घट जाता है, कम हो जाता है, अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे मृदा जो है मृदा ऊसर हो जाता है, उसमें पोषक तत्व जो होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जिससे पेड़ पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं, उनका पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त वही जल अगर तालाब में, नदियों में जाता है तो नदियों के जल को तालाब के जल के पीएच मान को घटा देता है, जिससे जल में रहने वाले जो भी प्राणी होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनके भी पीएच मान घटने लगता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। इसके अलावा आप ताजमहल का भी सुने होंगे कि ताजमहल जो है वो विशेष प्रकार के संगमरमर से बना है, वहाँ पर प्रदूषण आगरा में ज़्यादा होता है, ठीक है। इस समय तो कम हो गया है, ठीक है, लेकिन पहले जब हुआ करता था तो वहाँ पर अम्लीय वर्षा ज़्यादा होता था। अम्लीय वर्षा होने के कारण ताजमहल जो है उनके जो मार्बल्स बने, संगमरमर से बने हैं, उनकी सुंदरता धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है अम्लीय वर्षा के प्रभाव के कारण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगला पांचवा देखेंगे, चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा कि मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान। देखिए मिट्टी का भी एक पीएच मान निश्चित होता है, और वो कितना होता है देखेंगे। मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो लगभग 6 से लेकर, ठीक है, 8.5 के मध्य होता है। मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो लगभग 6 से लेकर, ठीक है, 8.5 के मध्य होता है।
ठीक है। और इतने पीएच मान पर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो आसानी से विकसित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अम्लीय वर्षा होने के कारण, ठीक है, इसके अलावा मृदा के अंदर हम इतने केमिकल पदार्थ का छिड़काव कर रहे हैं या डाल रहे हैं, जैसे खाद है, खाद के रूप में डाल रहे हैं, ठीक है, अन्य प्रदूषित पदार्थ जो है, ठीक है, उसको भी मृदा में मिला रहे हैं। इनके कारण मृदा का पीएच मान या तो 6 से कम हो जा रहा है, 5 या 4 हो जा रहा है, यानी पीएच मान घट जा रहा है, ठीक है, या 8 से अधिक हो जा रहा है, जैसे 9 या 10 हो जा रहा है। तो जब पीएच मान मिट्टी की बढ़ जाती है अथवा घट जाती है तो उस कंडीशन में वह मृदा जो है धीरे धीरे ऊसर होने लगती है और वहाँ पे पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वहाँ पे जब पेड़ पौधे उगेंगे नहीं तो फसल भी ठीक प्रकार से नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करते हैं कि मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनको जब, हाँ एक और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये जब डालेंगे तो मिट्टी की जो पीएच मान, अम्लीयता जो बढ़ी हुई है, पीएच मान कम हुआ है, वो धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अगर मिट्टी की पीएच मान बढ़ गई है अर्थात क्षारीयता बढ़ गई है तो उस समय कंपोस्ट खाद का उपयोग करेंगे। कंपोस्ट खाद जो होता है, ठीक है, कंपोस्ट खाद का उपयोग करेंगे जिससे इसकी क्षारीयता को क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि कंपोस्ट खाद का नेचर अम्लीय होता है तो ये क्षारीयता को कम करेगा और इसका जो गुण होता है क्षारीय है तो ये अम्लीयता को कम करेगा। तो इस प्रकार मिट्टी के पीएच मान अगर इधर उधर प्रभावित होता है अर्थात पीएच मान घटता है ज़्यादा और बढ़ता भी है तो उस कंडीशन में मृदा जो होता है ऊसर हो जाता है और उसमें फसल नहीं उग पाते। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग इसके आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।